चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो इस बार जितने भी आप देखें कि बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था एग्जाम इसका टीचर वाले का, तो उसमें जो क्वेश्चन में जो बदलाव आए थे, जितने लोग क्लास चलवा रहे थे उसमें थोड़े से क्वेश्चन के जो पैटर्न थे वो चेंजेस थे, और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाया और कट ऑफ इसके कारण बहुत लो हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कितना इसमें सोल्व किया जाए, कितना कैसे इसको शुरू किया जाए, जिसके कारण जो है आपका रिजल्ट पक्का रहे, है ना। तो हम जो है, चूँकि हमने क्वेश्चन का अध्ययन किया, तो क्वेश्चन का अध्ययन करने के बाद पता चला कि नहीं, आपको थोड़ी सी तैयारी जो है डीप होनी चाहिए। तो मैं अभी जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये थोड़े से चूँकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया क्वेश्चन, तो थोड़े कम डीप हैं, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन अच्छे हैं। आप इसको देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर दिख नहीं रहा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको दिख नहीं रहा है। तो जो पहला प्रश्न है कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है। सरगैसो सागर नाम तो सुने ही होंगे, है ना। सरगैसो सागर जो है वो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर में, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो सरगैसो जो सागर है वो कहाँ स्थित है, आप इसको जरूर बताइए। हाँ, कमेंट कीजिए आप, क्या कहाँ स्थित है जो सरगैसो सागर। चलिए, तो सरगैसो सागर, अच्छा आपका, चलिए ठीक है भाई, बता देता हूँ। देखिए, तो जो अटलांटिक सागर, आपको तो पता ही कि महासागर जो है ऑलरेडी 5 महासागर, लेकिन विशेष रूप से 3 ही है, क्योंकि 2 और हैं, जैसे अंध महासागर यानी कि दक्षिण महासागर है, एक हो गया जो है ये आपका ये क्या कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर। तो ये दोनों जो है, यानी कि अंटार्कटिका और आर्कटिक, दोनों महासागर की श्रेणी में हम लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि महासागर होने के भी कुछ गुण होने चाहिए, और वो गुण उसमें नहीं है। तो नहीं होने के कारण जो इसको हम महासागर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत, और उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, और उसके बाद आता है हिंद महासागर। तो जो है सरगैसो सागर जो है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्योंकि ये जो है आप देखेंगे कि उत्तरी इसका तो इंक कर लो, चाहे 1 मिनट रुकिए, हम इंक बदल लेते हैं। हाँ, अब ये सही है, नहीं अभी भी सही नहीं है भाई, ये हमने ये ऐसा कलर चूज कर लिया है ना कि ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। कौन सा कलर मैंने चूज कर लिया भाई। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से मैं अच्छे से इसको कलर मैं लेके आऊँगा। कोई कलर इस पर बढ़िया हो ही नहीं रहा है ब्लैक के अलावा। अच्छा चलिए, कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सरगैसम नामक घास पाया जाता है, और यहीं पे जो है सरगैसो सागर स्थित है। सरगैसो सागर एक ऐसा सागर है जिसको हम जो है क्योंकि यही जो सागर, इसमें हम बरमूडा ट्रायंगल देखते हैं, बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ पर कोई भी जो यान है, कोई भी जहाज है, जाकर के वो उसमें सबमर्ज कर जाता है। तो आप देखिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है आपका कौन सा, तो सरगैसो सागर। दूसरा प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। ऑप्शन है कि गुरु नानक, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी में है गुरु हरगोविंद। तो याद रखिएगा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है, तो इसमें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1666 को, यानी कि 22 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1708 में हो गई थी। और इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने पंच ककार दिया था। पंच ककार, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है पंच ककार। पंच ककार एक और होता है पंचमकार। पंच ककार जो है, इसमें कच्छा कड़ा कृपान और कच्छा कड़ा कृपान कंघा और केस, ये पंच ककार है, यानी कि कच्छा कड़ा कृपान केस
और कंघा, ये 5 का कार है। देखिए पंच मकार जो है वो नाथ पंथ में है। पंच मकार जो मदिरा मैथुन जो है ऐसी समथिंग है। तो आप देखिए कि पंच ककार का इन्होंने ये किया था, प्रतिपादन किया था। अब देखिए कि मखाना की खेती के लिए कौन सा, हाँ, मखाना की खेती के लिए देश का कौन सा अग्रणीय राज्य है, यानी कि मखाना की खेती कौन से देश में, देश में कौन से राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मखाना की खेती जो है भारत भर में किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है केरल में। कहाँ होता है मखाना की खेती, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए मखाना की खेती अकेले बिहार में होता है, लगभग 95% जो मखाना की खेती है ना वो अकेले बिहार में होता है। ठीक है, अच्छा बिहार में एक आपको मिल जाएगा मिथिला मखाना, जिसको बिहार में जीआई टैग दिया गया है ना, जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है मिथिला मखाना को, मिथिला मखाना को दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो लगभग बिहार में 5-7 वस्तुओं को दिया गया है। उसमें सिलाव का खाजा है, जो है मुजफ्फरपुर की लिच्ची है, आप देख सकते हैं कि कतरनी चावल है यहाँ का भागलपुर का, जर्दालू आम है भागलपुर का। उसी प्रकार से आप देखिए कि यहाँ के गया और यहाँ औरंगाबाद का है ना मगही पान। तो इस प्रकार से जो है दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग को हर 10 वर्ष पर रिवाइज किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र यहूदी वाला देश कौन है, जहाँ पर यहूदी रहते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहाँ पे ऑलरेडी केवल यहूदी रहते हैं, लगभग 94% लोग यहूदी हैं। तो अभी इसको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इजराइल जो है एकमात्र देश है जहाँ पे यहूदी रहते हैं। और उसके जो इजराइल है, इजराइल के जो चारों तरफ बाउंड्री है वो कौन कौन से देश से लगा हुआ है, ये भी इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेवे, तो याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इजराइल से लगा हुआ जो देश है वो है मिस्र, है ना। मिस्र का एक द्वीप है सिनाई द्वीप, मिस्र का एक द्वीप है सिनाई द्वीप, वो इजराइल से लगा हुआ है। दूसरा एक और है वो है जॉर्डन, और तीसरा है सीरिया, और एक है लेबनान। तो याद रखेंगे कि जो इजराइल है, ऑप्शन सी, इजराइल से लगा हुआ कौन कौन है, तो मिस्र का सिनाई द्वीप यानी कि मिस्र, एक है आपका जो है जॉर्डन, है ना, अच्छा, और एक है आपका सीरिया, और एक है आपका लेबनान, है ना। अब देखिए कि जो एक और भी है, जैसे एक तो हाँ एक और भी है, इसको कहते हैं फिलिस्तीन भी है। चलिए फिलिस्तीन को भी रख लेते हैं। फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला पार्ट है, ठीक है, वहीं में हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्रिय है। और याद रखिएगा कि सीरिया का गोलन हाइट्स पे इजराइल का कब्जा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सीरिया के गोलन हाइट्स पे इजराइल का कब्जा है, गोलन हाइट्स, ठीक है, सॉरी। और जो है जॉर्डन का वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा हुआ करता था, और सिनाई द्वीप, मिस्र का सिनाई द्वीप है, उस पर भी इजराइल का कब्जा हुआ करता था, अभी फिलहाल रिलीज है। हाँ, अब देखिए कि सबसे उत्तम पुरुषार्थ कौन सा है। पुरुषार्थ तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो समझिए। पुरुषों में जो पुरुषार्थ होता है, कई बार जो है लोग पूछ देंगे तुम्हें पुरुषार्थ की कमी है। तो पुरुषार्थ कितने हैं, तो देखिए पुरुषार्थ 4 हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुषार्थ कौन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे उत्तम पुरुषार्थ कौन है, तो सबसे उत्तम पुरुषार्थ है वो माना जाता है धर्म को। तो सबसे उत्तम पुरुषार्थ धर्म है। अच्छा, उत्तम पुरुषार्थ तो 4 हैं, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, 4। कहाँ भैया, हाँ देखिए जो पुरुषार्थ है वो है 4, विवाह है 8, विवाह है 8, और संस्कार है 16, संस्कार है 16, और एक और है जो है उसको क्या कह सकते हैं कि आश्रम है 4, है ना, आश्रम है 4। कौन कौन, सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आता है जो है उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो आश्रम 4, संस्कार 16, विवाह 8 और पुरुषार्थ 4। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। याद रखिएगा, केवल भारतीय नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद, अच्छा
पहले हम इसको ऑप्शन रिवील कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? केवल और केवल भारतीय नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। ठीक, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक। और जो है मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 23 है। ठीक, इसमें से जो एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है वो है कौन सा? तो संपत्ति के अधिकार को, है ना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार है कहाँ कहाँ? तो अनुच्छेद 19 के जो है ए, हाँ, ABCDEF जी में शायद है, अनुच्छेद 19 के जी में हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन कौन से भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो याद रखिएगा कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, और बाकी जो बचेंगे वो सब भारतीय नागरिक को भी हैं और विदेशी नागरिक को भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति, है ना, प्रवाल भित्ति जो है निम्नलिखित में से पाई जाती है। प्रवाल भित्ति तो समझते ही होंगे, नहीं समझते हैं तो इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति को अंग्रेजी में कोरल। ठीक है, कोरल रिफ। तो प्रवाल भित्ति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, इनमें से एक से अधिक। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रवाल भित्ति? देखिए, प्रवाल भित्ति से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है प्रवाल विरंजन, ये भी कई बार पूछा हुआ है, यानी कि प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन का मतलब होता है कोरल ब्लीचिंग, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है प्रवाल का मर जाना। ठीक है, तो प्रवाल जो भित्ति है वो भारत में इन तीनों जगहों पर पाया जाता है, और एकमात्र जो लक्षद्वीप जो है वो पूरा का पूरा प्रवाल से ही बना हुआ है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रवाल से बना हुआ जो ये है, कह सकते हैं कि एक बैरियर है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी जो लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा प्रवाल जो भित्ति है उसको कहा जाता है समुद्र का वर्षावन भी। प्रवाल जहाँ मर जाते हैं, यानी कि उस इलाके का जो बायोडाइवर्सिटी है, उस इलाके के जो समुद्र है उसके जो बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तब जाकर के प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। और प्रवाल जब मर जाते हैं तो इसका जो रंग है, इसका जो कलर है, डिस्कलर हो जाता है, या तो सफ़ेद हो जाएगा, है ना, या तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, प्रवाल मरने के बाद तो ये हो जाता है प्रवाल का विरंजन हो जाना, प्रवाल का मर जाना। अच्छा, इसे देखिए, ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं प्रवाल में। प्रवाल क्यों मर जाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। खास करके प्रवाल के लिए टेम्परेचर जो है एक खास होना चाहिए, यानी कि 27 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा सलाइन वाटर नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा जो है आपको कह सकते हैं कि जो है जो मीठा वाटर है, यानी कि जो आप कह सकते हैं साफ पानी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए एकदम गंदा पानी भी नहीं होना चाहिए, उसके कोरल के मुंह में वो गंदा पानी चला जाता है तो वहाँ भी नहीं होता। अच्छा, जो कोरल है वो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आपको दिखाई पड़ेगा, न ज़्यादा उष्णकटिबंध से बाहर, न ज़्यादा उष्णकटिबंध के एकदम बीच में, नज़दीक में भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल एक सर्टेन इलाका होता है, वहाँ पर कोरल पाए जाते हैं। तो भारत जो है इसमें इन तीनों जगहों पर कोरल पाए जाते हैं भारत में। आगे देखिए कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 है बक्सा टाइगर रिजर्व में राजस्थान में, और बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है बंगाल में, और इनमें से कोई नहीं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, देखिए भारत में अभी तक लगभग 54 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, और अभी 55वां टाइगर रिजर्व जो है वो जो है उसको नामित किया गया है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। पहले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, अब जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जब बन जाएगा तो 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ये संभावित है, वो आने वाले कुछ दिनों में इसको शो करना शुरू कर देंगे लोग, इसको जब मान्यता मिल जाएगा तो आप देखिए कि अभी तक जो है भारत में 54 और एक 55वां संभावित है। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व, और एक टाइगर रिजर्व यहाँ पश्चिम बंगाल में और है, उसका नाम है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस, दोनों सदनों की
बैठक की प्रक्रिया संविधान के देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया दोनों सदनों में बैठक की प्रक्रिया? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी है कनाडा से। तो कहाँ से लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है बताइए? तो देखिए इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार यूएस, मौलिक कर्तव्य रूस, ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से, और जो है और भी कुछ लिया गया है। जिस देखिए कि जापान से एक है जो हमारे क्या है, जो डी प्रोसेस ऑफ लॉ, नहीं प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, हमारे क्या है तो जापान से। तो ये है आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कि तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है? तड़ित चालक, है ना। देखिए कांग्रेस का जब निर्माण हुआ था ना, कांग्रेस, ये वो तड़ित चालक नहीं है भैया, वो फिजिक्स वाला नहीं है। तो ये कांग्रेस के, एक मिनट, हाँ, कांग्रेस का जब निर्माण हुआ था तो दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे। एक था तड़ित चालक, एक था तड़ित चालक और एक था सेफ्टी वल्व, सेफ्टी वल्व का सिद्धांत। ये दो बार बार पूछते हैं। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है, कौन बताएंगे? तो तड़ित चालक का सिद्धांत दिया है जीके गोखले ने, जीके गोखले। और सेफ्टी वल्व का सिद्धांत दिया है लाला लाजपत राय ने, ठीक। तो अब अगला प्रश्न पे आइए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए इसमें तो लंबी कहानी क्या है तो जानते ही होंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले पूना में होना था 1885 में, ठीक है, 1885 में पूना में होना था। लेकिन पूना में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो फिर वेन्यू बदल गया, कहाँ चला गया? मुंबई में हो गया। पहले अध्यक्ष कौन है इसके? तो ये है WC बनर्जी, ठीक। इसके सचिव कौन है? तो A.O. ह्यूम है। तो याद रखिएगा कि ये जो है कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल नामक विद्यालय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन में कौन है भैया? तो महाकाल बाबा है, महाकाल मंदिर है उज्जैन में। तो कौन नदी किनारे? उज्जैन में एक महाकुंभ भी लगता है, कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न में है कि पानीपत में कौन सा युद्ध मराठों की, पानीपत के कौन से युद्ध में मराठों की हार हुई थी? पानीपत के कौन से युद्ध में मराठों की हार हुई थी? कौन बताएंगे? पानीपत के कौन से युद्ध में मराठों की हार हुई थी? प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध में। देखिए पहली बात कि चतुर्थ युद्ध तो हुआ नहीं था पानीपत में, 3 ही युद्ध हुए हैं, ठीक। पानीपत में 3 ही युद्ध हुआ है। प्रथम पानीपत, प्रथम में कब हुआ? तो 1526। कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन है भैया? तो ये है 1556। कौन? ये है अकबर। अकबर के संरक्षक कौन है? बैरम खान है। बैरम खान, अकबर और हेमू। अच्छा, एकमात्र हिंदू शासक हेमू है जो दिल्ली पर राज्य किया है, याद रखिएगा। और तीसरा जो ये है बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अफगान है भाई, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अच्छा, मराठा नेतृत्व कौन कर रहा है? मराठा नेतृत्व कर रहा है 2 व्यक्ति। कौन? एक है सदाशिव राव भाव, एक है विश्वास राव। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। तो सदाशिव राव भाव और विश्वास राव मराठों का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो है महाराष्ट्र में बैठा हुआ कौन है? बालाजी बाजीराव बैठा हुआ है, बाजीराव प्रथम बैठा हुआ है। तो ये दोनों मर जाएंगे यहीं पे पानीपत के तृतीय युद्ध में। जो अहमद शाह अब्दाली है मात्र 5 घंटे में मराठों के पांव उखाड़ देंगे और दोनों मर जाएंगे। तो ये जो है बैटल ऑफ पानीपत रहा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? उत्तरी अमेरिका तो पता ही होगा। उत्तरी अमेरिका के दोनों तरफ कौन कौन से महासागर हैं? उत्तरी अमेरिका आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका भी, बीच का जो पार्ट है वो यहाँ पे मैक्सिको वगैरह आपको दिख जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका, ऊपर वाला भाग कनाडा है, नीचे वाला भाग अमेरिका आपको दिख जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका के जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम वाला पार्ट है, यहाँ पर है प्रशांत महासागर।
और इधर है अटलांटिक ओशन। तो कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ कौन सा प्लेट है, तो ऑप्शन ए में जॉन डी फूका प्लेट, ऑप्शन बी में कोकोस प्लेट, ऑप्शन सी में नाग्जा प्लेट, ऑप्शन डी में कैरेबियन प्लेट। देखिए उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है इस इलाके में, यहाँ पर है जॉन डी फूका प्लेट है, इस इलाके में आपको मिल जाएगा कैरेबियन प्लेट, यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन में है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है आपको नाग्जा प्लेट, यहाँ पे मिल जाएगा स्कोशिया प्लेट, नीचे मिल जाएगा कोकोस प्लेट। अगला प्रश्न पे आइए, प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या है? प्रवाल विरंजन अभी मैंने बताया कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल का मर जाना, मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, एक से अधिक। तो इसमें जो है एक से अधिक ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल वर्षा होगी जो है वर्षा में जो है वर्षा जब अम्लीय हो गया एसिडिक वर्षा होगा तो क्या होगा, पानी जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो मर जाएगा ऐसे भी कोरल। एल नीनो का कारण क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है ना। देखिए 2024 में प्रेडिक्शन है कि सुपर एल नीनो होगा भैया, सुपर एल नीनो होगा तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे देखिए एल नीनो का सबसे ज़्यादा असर होता है इंडिया पे, हमारे यहाँ जो सूखा होता है वो एल नीनो के कारण ही होता है। एक है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पानी गर्म ज़्यादा हो जाता है तो इसके कारण जो है भी प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। तो प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग का कारण जो है इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन बता सकते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन ए में है अब्दुल खान गफ्फार खान, ऑप्शन बी में अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी में है बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई है, 18 देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा 1886 में बने हैं कौन? दादा भाई नेहरूजी, और 1885 में जब स्थापना हुई थी तब है कौन? WC बनर्जी साहब। 86 में दादा भाई नेहरूजी और 1887 में कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 में कौन है? जॉर्ज यूल है 1888 में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। और एक और ब्रिटिश अध्यक्ष लगले में है 1889 में, उनका नाम है विलियम वेडरबर्न, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। कब? 1915 में एनी बेसेंट हैं। और जो है आप देखिएगा कि एक और प्रश्न पूछता है यहाँ से कांग्रेस की अध्यक्षता से कि जो है 1912 में कौन अध्यक्ष हैं इसके? तो इसके अध्यक्ष हैं, देखिए जो 1912 वाला हुआ है वो है कहाँ पे? तो ये हुआ है पटना में। पटना में कहाँ? बांकीपुर में, ठीक है। इसका देखिए एग्जैक्टली देखिए हम दिमाग से निकल गया है, शायद मजूमदार साहब हैं मे बी, तो नहीं आर्यन मधोलकर मे, हाँ आर्यन मधोलकर। और याद रखिएगा एक और पूछते हैं वो बेलगांव वाला 1924 कौन? गांधी जी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। 1922 ही पूछेंगे, गया वाला 1922 में गया वाला ही पूछेंगे वो, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए जो है सती प्रथा को किसने जो है उन्मूलन कर दिया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। कब? 1829 में किया था। देखिए इसने ठगी प्रथा को भी खत्म किया था, है ना, ठगी प्रथा को भी खत्म किया था इसने। जो है आप देखें कि दास प्रथा को भी खत्म किया था इसने, जो विलियम बेंटिंग ने जो है आपको देखेंगे कि बाल हत्या को भी प्रतिबंधित कर दिया था, बाल हत्या। और 1829 में जो सती प्रथा का अंत हुआ था, ये भारतीय एक बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है क्या? उनका नाम है आपका राजा राम मोहन राय। तो इनकी सहायता से जो सती प्रथा का अंत किया था। आगे चलिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? बताइए। भाषा अरबी में, उर्दू में, फारसी में, इनमें से कोई नहीं। किस में? देखिए इनमें से कोई में नहीं लिखा है, लिखा किस में है? तुर्की भाषा में, है ना, तुर्की भाषा में। चलिए आगे निम्नलिखित में, हाँ अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से गोपुरम, याद रखिएगा गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम देखिए ऑप्शन ए है चर्च से, ऑप्शन बी है गुरुद्वारा से, ऑप्शन सी है बौद्ध विहार से, ऑप्शन डी है मंदिर से।
याद रखिए कि जो गोपुरम है वो है आपका बौद्ध विहार से, यानी कि ये बौद्ध स्तूप जहाँ होते हैं वहाँ पे गोपुरम बनाए जाते थे। गोपुरम बेसिकली इस प्रकार से होता है, देखिए ये बौद्ध स्तूप है, तो स्तूप के चारों तरफ ना रेलिंग मतलब हाता होता था, हाता बाउंड्री, और इस बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा होता था। मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है, तो दरवाजे के ऊपर जो है ना इस प्रकार से एक बनाए जाते थे अलंकृत द्वार। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो है ना, मिस्टेक हो गया, जो ये होता था स्तूप के अंदर, यानी कि बौद्ध विहार के अंदर जाने के लिए, स्तूप के अंदर जाने के लिए जो इस प्रकार से होता था ना, इसको कहते हैं तोरण द्वार जी। अच्छा, तोरण द्वार। गोपुरम का संबंध मंदिर से है, सॉरी, गोपुरम का संबंध मंदिर से भैया। गोपुरम मंदिरों, जब मंदिर का विस्तार हो गया, मंदिर इस इलाके में आ गए और चारों तरफ बड़े बड़े जो है शहर बन गए, तो मंदिर दूर दिखता नहीं था, तो मंदिर के दरवाजे को जो है बहुत बड़ा बना दिया गया, अलंकृत कर दिया गया ताकि दूर से दिख सके और मंदिर का दरवाजा आराम से मतलब मिल सके, मंदिर में आराम से पहुंचा जा सके, तो उसके लिए गोपुरम का निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, है ना। अमीर खुसरो बिल्कुल फेमस व्यक्ति है भाई। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं? फिरोज शाह तुगलक के, अलादीन खिलजी के, इब्राहिम लोदी के और अकबर के। तो अकबर के तो नहीं है, इब्राहिम लोदी के भी नहीं है, फिरोज शाह तुगलक के नहीं, तो हैं किसके? अलादीन खिलजी के। ये बलबन के हैं, अलादीन खिलजी के हैं, जलालुद्दीन खिलजी के हैं। जलालुद्दीन खिलजी कौन है? तो अलादीन खिलजी का चाचा है, ठीक है। और अमीर खुसरो के कई जो है ना पुस्तकें हैं, कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे नूह सिपिहर, है ना, देवल देवी खिरीज खां, जैसे कि आसिका, ये सब इसी के लेखक, इसी के जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, है ना, मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कब बना? खाद्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भाई। खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक कब बना? चलिए, खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक की श्रेणी में मानव कब आया? तो देखिए, अब ऑप्शन है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन डी है नवपाषाण काल। मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस काल में आया? देखिए, खाद्य संग्राहक का मतलब याद रखिएगा, खाद्य संग्राहक का मतलब है खाद्य मतलब भोजन को जमा करना। तो भोजन को जमा करने में आप आ जाएगा फल को तोड़ कर लाना, शिकार करना भी खाद्य संग्राहक में ही आता है। तो याद रखिए कि मानव जो है विश्व स्तर पर, है ना, विश्व स्तर पर खाद्य संग्राहक की श्रेणी में मानव जो रहा है वो रहा है मध्यपाषाण काल में, और भारत में आया नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो कब से माना जाता है? तो याद रखेंगे ये भी जो है जो आपको देखिएगा, ऑप्शन ए है कि पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, और ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल। तो याद रखेंगे मध्यपाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है, भारत में नवपाषाण काल में मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब स्थित है? दोआब समझते हैं, जहां पे दो नदी जलधारा निकलता है, एक नदी ऐसे और एक नदी इधर से निकल गया, है ना, इसके बीच के जो क्षेत्र बच गए इसको दोआब बोलते हैं। तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र बनता है? तो इसको कहते हैं हम बारी दोआब, है ना, बारी दोआब। ये आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो याद रखिए कि जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे हैं मौलाना आजाद साहब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर रिवर, याद रखिएगा, दामोदर रिवर के संबंध में निम्नलिखित कथन, सत्य कथन कौन है? ऑप्शन एक है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन एक। ऑप्शन बी है यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी है बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर इसी नदी के किनारे हैं, और ऑप्शन डी है कि इसमें से एक से अधिक। तो कौन है भैया?
जो दामोदर नदी के संदर्भ में सही है, बताइए। तो इसमें तीनों सही है, याद रखिएगा। जो दामोदर नदी है वो तीनों सही है, बंगाल का शोक भी कहते हैं इसको। और दामोदर नदी की सहायक नदी, उसका नाम है बराक नदी, ठीक है। नहीं, बराकर नदी, बराकर नदी जिसमें मैथन डैम है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी हो जाती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी हो जाती है। ऑप्शन ए है दाईं ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी है बाईं ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन सी है नीचे की ओर चली जाती है, और ऑप्शन डी है ऊपर की ओर चली जाती है। तो सही इसका आंसर है कि दाईं ओर मुड़ जाती है, इनकी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है, तो याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि नुस्खाए दिलखुशा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नुस्खाए दिलखुशा के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन ए है भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी है कादिर जिलानी, ऑप्शन सी है भीमसेन सक्सेना, और ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। बताइए कि जो है ये आपको दिख रहा है नुस्खाए दिलखुशा के लेखक कौन है। नुस्खाए दिलखुशा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है इसका जो है भीमसेन सक्सेना, ये ऑप्शन सही है, भीमसेन सक्सेना नुस्खाए दिलखुशा के लेखक। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है भैया, बताइए। शेर शाह का मकबरा ऑप्शन एक सासाराम में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी आगरा में, और ऑप्शन डी पूर्णिया में। कहाँ है, तो याद रखिए सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। अच्छा, बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर। देखिए पहले उसको बाबर कहाँ दफनाया गया था, आगरा में, फिर दफनाया गया काबुल में, याद रखिएगा। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है। बिहार, मठ, चैत्य और स्तूप। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, इसमें एफ ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो याद रखिए कि इनमें सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। बिहार क्या है, जहां पे बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहारा। मठ क्या है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। देखिए मठ जो है वो आता है जहाँ पे जैसे पहले जो है ना जहाँ पे साधु संत निवास करते हैं, दैट इज कॉल्ड मठ। और चैत्य क्या है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक पूजा करते हैं, चैत्य। स्तूप क्या है, स्तूप जहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों का कोई कीमती चीज़ें रखी जाती है स्तूप में, इस प्रकार से स्तूप है, ये स्तूप होता है इस प्रकार से। स्तूप के बीच में यहाँ पे खाली स्थान होता है, इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ रखा जाता है, यानी बौद्ध संत से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, खास करके जो मतलब जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनका मर जाते हैं तो उनका पात्र हो या फिर उनके दांत हो या फिर उनकी अस्थियां हो, इसमें रखा जाता है। और इसके ऊपर एक हर्मिक होता है, हर्मिक एक मतलब एक स्तंभ होता है, और उसके ऊपर छतरी बनाए जाते हैं, 3 छतरियाँ होती हैं। और इसके बौद्ध जो ये है क्या कहते हैं, स्तूपा जो है, स्तूप के प्रदक्षिणा के लिए ऊपर रेलिंग बनाया जाता है, यहाँ पर रेलिंग, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, इसके ऊपर प्रदक्षिणा करते हैं। और स्तूप जो है इसके चारों तरफ हाथे होते हैं, हाथा इसको होता है ना, बाउंड्री, हाथा होता है इसे। और हाथे में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा बनाया जाता है, इस इलाके में दरवाजा को अलंकृत किया जाता है, उसको कहते हैं तोरण द्वार। मंदिर के जो प्रवेश द्वार उसको कहते हैं गोपुरम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है। कॉफी जिसको पीते हैं, है ना, कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए कॉफी कई प्रकार होते हैं, जैसे अरेबिका कॉफी, रोबस्टा कॉफी, है ना, इस प्रकार से। तो अब एक और भी आता है ना कि चिकोरी भी कॉफी के स्थान पर लोग पीते हैं, चिकोरी को भी पीते हैं। तो याद रखिएगा कॉफी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ये है होमोसेपियंस नहीं है, राना टिग्रीना, ओराइजा सटाइवा और कॉफिया अरेबिका। तो याद रखेंगे कॉफी का वैज्ञानिक नाम जो है कॉफिया अरेबिका है। अच्छा, होमोसेपियंस मानव का, राना टिग्रीना मेढक, है ना, ओराइजा सटाइवा चावल। तो ये वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है, याद रखिए, बताइए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है थाईलैंड, है ना, थाईलैंड। सेकंड नंबर पे कौन है भैया रबर उत्पादक देश, सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया है। और जो थर्ड नंबर है उसमें वियतनाम आता है, थर्ड नंबर पर, और थर्ड पर आता है वियतनाम, और फोर्थ पे आता है भारत। पहले आता था मलेशिया भी, लेकिन मलेशिया अब पीछे हट गया है, तो भारत भी आता है फोर्थ नंबर पे। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखेंगे
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन ए में गोबी, ऑप्शन बी में सहारा, ऑप्शन सी में अटाकामा, ऑप्शन डी में पेंटागोनिया। तो याद रखिएगा एशिया का मरुस्थल, एशिया में कई मरुस्थल हैं याद रखेंगे। तो एक है गोबी, है ना, गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में है। उसके बाद है तारीम, तारीम मरुस्थल। एक है तुंगुन, तुंगुन मरुस्थल। एक है जो भारत में है थार, है ना। एक है दस्ते कबीर, दस्ते कबीर। एक है दस्ते लूट, दस्ते लूट। अच्छा, एक और भी है जो सऊदी अरेबिया में, उसका नाम है रब अल खाली, रब अल खाली, ठीक है। तो इतने, हाँ, सीरिया का मरुस्थल, ये भी, ये सब जो है एशिया में आता है। और इसमें से जो देखिए याद रखिएगा, जो गोबी है, तारीम है, तुंगुन है, ये जो, हाँ, एक और है तकला मकान, तकला मकान चीन में है, तकला मकान। तो याद रखेंगे ये 4-5 मरुस्थल जो है ना, वो कोल्ड मरुस्थल है ना, कोल्ड डेजर्ट है। ये 4 गोबी कोल्ड डेजर्ट है, तारीम है, तुंगुन है और तकला मकान ये ठंडे मरुस्थल हैं। बाकी सब जो है गर्म मरुस्थल है। याद रखिएगा कि जो जहाँ पे ठंडा मरुस्थल होता है ना, वहाँ पर डबल हम्प वाले ऊँट पाए जाते हैं। डबल हम्प का मतलब क्या हुआ, 2 कोड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। और जहाँ पे ठंड, जो गर्म मरुस्थल, वहाँ पे सिंगल कोड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा कि दुबई में है, सऊदी अरेबिया में जो मरुस्थल, तो गर्म मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे सिंगल कोड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आइए कि भारत में गिद्धों की संख्या घट रही है, क्यों? भारत में गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही है, कारण क्या है? कारण है कि ऑप्शन है कि पशुओं की मृत्यु के, पशुओं की मृत्यु दर यहाँ पे अधिक है। ऑप्शन बी में भोजन की कमी हो गई है। ऑप्शन सी में है डाइक्लोफेनिक दवा के अत्यधिक प्रयोग से। और ऑप्शन डी में है कि गिद्धों में प्रजनन क्षमता कम हो गई है। तो देखिए कि डाइक्लोफेनिक सोडियम के दवा के प्रयोग से ज़्यादा जो गिद्ध मर रहे हैं, क्योंकि डाइक्लोफेनिक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है ना, दर्द निवारक दवा है। और एक एनाल्जेसिक है ये, है ना, एनाल्जेसिक है, जिसके कारण जो है इसका उपयोग हम लोग देते हैं कहाँ, जहाँ पे पशु बीमार पड़ जाते हैं तो उनको देते हैं दर्द निवारण के लिए। और वो जो है गिद्धों के, जब पशु मर जाते हैं तो वो जब गिद्ध खाता है पशु उसको, तो उसके जो है आंत ना, आंत को इन्फेक्टेड करके वो आंत को सड़ा देते हैं। इसके कारण गिद्ध जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा की कौन सी समस्याएं नहीं पाई जाती है? भारत में मृदा की कौन सी समस्याएं नहीं पाई जाती है? भारत में मृदा की कौन सी समस्या नहीं पाई जाती है, मतलब मिट्टी के लिए कौन सी समस्या नहीं है भारत में? एक है भूमि का अपरदन, ऑप्शन बी है भूमि बंजर भूमि, ऑप्शन सी में है मरुस्थल का विस्तार, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा डी ऑप्शन, इसमें सारे चीज़ें हैं भारत में जो भूमि के लिए जो है खतरनाक है, यानी कि मृदा के जो है मिट्टी के लिए समस्या है, मिट्टी के लिए समस्या होगी। अच्छा, एक जो है ना, एक जो सदगुरु का नाम आपने सुना होगा, सदगुरु। तो सदगुरु जी ने जो है ना, सदगुरु ने एक संस्था खोली है मिट्टी के बचाने के लिए, मिट्टी के हेल्थ को बचाने के लिए, है ना। शायद उसका क्या, उसका जो है मुहिम का नाम है शायद सेफ सॉइल, समथिंग सेफ सॉइल, ऐसी कुछ नाम है। तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है 1-2 बार क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है कहीं। अब एक है चंद्रयान 3 का कौन सा रोवर चंद्रमा के सतह पर उतरा है? चंद्रयान 3 जो देश के लिए प्राउड मोमेंट था, शायद अगस्त में था ना, अगस्त में ही। हम लोग जो है, नहीं अगस्त में नहीं, ये शायद जुलाई में हम लोगों ने इसको छोड़ा था, और इसको फिर अगस्त में 23 अगस्त को उतरा था चंद्रमा के साउथ पोल पे, है ना, साउथ पोल पे उतरा था चंद्रयान 3। और इसमें दो चीज़ें थी, एक रोवर था और एक था लैंडर, है ना। रोवर का नाम क्या था? लैंडर जो उसका नाम है विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, है ना। तो जो रोवर है उसका नाम है क्या? प्रज्ञान। लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक, तो आज के लिए भाई इतना ही था। और अगर आपको